नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिफन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव, जिसमें हम खबरें लेकर आए हैं देश से भी और विदेश से भी जुड़ी हुई। देश में सियासी हलचल, मौसम और मौसम के साथ साथ बजट सत्र पर भी हमारी पूरी नजर बनी हुई है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, चुनौतियां बनी हुई हैं, एक दूसरे पर देश कब्जा करने की बातें, एक दूसरे के रिसोर्सेज पर कब्जा करने की बातें, या फिर अन्य तरह के जो दबाव बन रहे हैं, हर खबर आपके सामने होगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की इस वक्त की कुछ मुख्य और अहम खबरों के साथ। आज की पहली बड़ी सुर्खी है और पहली अहम खबर रहेगी देश से जुड़ी हुई, क्योंकि बजट सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में मुद्दे भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग मुद्दे होंगे। और ऐसा यह भी माना जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण पर आज चर्चा हो सकती है, आने वाले बजट पर चर्चा हो सकती है, और उसके अलावा विपक्ष के कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी आज पटल पर रखा जा सकता है। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी एक दुखद समाचार की, जहां पर ग्वालियर के अंदर एक सड़क हादसा पेश आया और इस हादसे के अंदर 4 लोगों की मौत हुई है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बात करेंगे पीएम मोदी के पंजाब के दौरे को लेकर। पीएम मोदी का 1 फरवरी को पंजाब का दौरा होगा। 1 फरवरी के दिन वो पंजाब के दौरे पर रहेंगे और पंजाब में हालांकि बीजेपी की सरकार तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो दौरे पर जाएंगे और संभवतः ये नींव रखी जाएगी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी एक एथलीट जो कि पीटी उषा, विश्व चर्चित पीटी उषा के पति का जो है वो निधन हुआ है। पूरी जानकारी क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, साथ ही बात होगी तेलंगाना में 22 छात्र बीमार पड़े। 22 छात्र अब ये बीमार कैसे पड़े, ये देखना होगा। इसकी जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर वजह क्या पड़ी, क्यों ये छात्र बीमार पड़े, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल इस वक्त शुरू करेंगे, सीधे आपको लिए चलेंगे दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी राजपथ पर पहुंचे हैं और आज उनकी पुण्यतिथि है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर तमाम बड़े नेता उनके साथ, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद उनके साथ भी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बाकी जितने भी बड़े नेता हैं वो आज उनकी समाधि पर पहुंचे और वहां पर पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देखिए जरा, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन योगदानों को याद किया जाता है। अक्सर देश में जब भी कोई बड़ा ऐसा आयोजन होता है तो वहां पर महात्मा गांधी की भूमिका अहम हो जाती है। स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जो उन्होंने देश में आंदोलन चलाए थे, दांडी यात्रा से लेकर बाकी अन्य आंदोलनों तक, और सबसे खास बात जो उनकी झलकती थी वो ये थी कि वो अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, मारकाट पर विश्वास नहीं करते थे, अहिंसा के पुजारी थे और उसी आधार पर उन्होंने आंदोलन के दायरे को बढ़ाया और आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि बंटवारे में भी उनकी काफ़ी भूमिका थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है और राष्ट्रपिता के तौर पर भी वो जाने जाते हैं देश में, दुनिया में। ऐसे में उनकी जो पूरा एक समाज के प्रति और बाकी चीज़ों के प्रति रहा है वो काफ़ी अव्वल है। बिल्कुल, देखिए, श्री राम को आदर्श मानने वाले महात्मा गांधी
जिन्होंने एक आज़ादी में, हमारे देश को आज़ाद करने में 1947 से पहले कई सारे रोल निभाए, कई सारी भूमिकाओं में रहे, देश को चलाया। और एक वक्त उनका कद ऐसा माना जाता था आज़ादी के आसपास में, जो उनकी एक बात पूरे देश में काफ़ी असर, काफ़ी उसका प्रभाव होता था। तो ये एक कार्यप्रणाली होती है, ये एक प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया के तहत आज पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इस अवसर पर फिलहाल अभी उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति भी इस वक्त पुष्प अर्पित कर राष्ट्रपिता को याद कर रहे हैं। इसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि जिस व्यक्ति ने समाज में अपना कद बनाया है सामाजिक तौर पर, उसको आगे तक याद किया जाता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक उसे जीवित रखा जाता है। और ये खूबसूरती है हमारे देश की। और उसी के तहत फिलहाल आज एक धुन के साथ उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। फिलहाल देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रस्थान करते हुए, ये हे राम जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द महात्मा गांधी के आखिरी वो 2 शब्द थे। क्योंकि श्री रामचंद्र जी उनके आदर्श थे और उनके धर्म पथ, उनके कर्तव्य पथ का पालन करने वाले व्यक्ति थे। उनके आदर्शों को फॉलो करते थे, जो वो अपने परिवार के प्रति या जो जिस भी राजधर्म का पालन श्री रामचंद्र जी ने किया था, उसी पर आधारित इनको भी देखा जाता है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, ऐसे तो आप जयंती 2 अक्टूबर को मनाते होंगे, लेकिन पुण्यतिथि को भी याद किया जाता है। सेना के तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सीडीएस से लेकर वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों के सेना प्रमुख मौजूद। पूरा सैनिक सम्मान के साथ इस पूरे अवसर को वहां पर याद किया जा रहा है। वैसे तो पूरे देश में राष्ट्रपिता के तौर पर या राष्ट्रपिता की अगर उपाधि किसी को मिली है, वो एक महात्मा गांधी थे। उसके बाद या उससे पहले ऐसा तो देश में नहीं था, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे की तरफ बढ़ती हुई उनकी समाधि तक, उनकी ज्योति तक, और वहां पर उन्हें पुष्पांजलि कर उन्हें इस समय श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती, लोकतंत्र की नींव, और ऐसा शायद ही आप कहीं देखेंगे इतने सम्मान के साथ किसी की पुण्यतिथि हो या किसी की जयंती हो, उसको मनाना। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य कुछ और नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि आप अगली पीढ़ी को क्या संदेश देकर जाते हैं, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे के जाते हैं, आप युवा नेतृत्व को क्या संदेश देते हैं, आप युवा राजनेताओं को क्या संदेश देते हैं। और यही होता है जब इस तरह की प्रक्रियाएं, घटनाक्रम जब होते हैं, तो उनको फिर लिखा जाता है, उनको किताबों में अंकित किया जाता है और वो इतिहास के तौर पर छप जाता है। और उसी इतिहास को आगे वाली पीढ़ी पढ़ती है, उन किताबों को खंगालती है
और उस आधार पे वो चीज़ें याद रहती हैं, वो विरासत याद रहती है, वो इतिहास याद रहता है। और ये इतिहास भारत ने जिस प्रकार से पिरोया है, जिस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से इनको रखा है, वो अद्भुत है, अतुलनीय है किसी भी शख्स के बारे में। तो फिलहाल ये पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को या उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनके अलावा तमाम बड़े नेता, जितने भी देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वो भी मौजूद हैं और सेना के तीनों प्रमुख इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बापू के आदर्श हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। उनका विजन, फिलहाल एक छोटा सा बॉन की कुछ झलकें आपके सामने हैं। तो राजघाट से आपने ये तस्वीरें देखी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें उनके वहां पर समाधि पर पहुंच के उनको श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचे। चलो अब जरा बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बात होगी ग्वालियर की। ग्वालियर में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें भिंड रोड हाईवे पर ट्रक ने कार को टक्कर मारी है और कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हुई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष भी शामिल बताए गए हैं। आज सुबह ये घने कोहरे के बीच सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 की मौत हुई है। भिंड रोड का मामला, हाईवे पर ढाबे के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनार कार को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। सभी भिंड जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो भिंड से ग्वालियर की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 8 बजे जैसे उनकी कार बंटू ढाबा के पास पहुंची, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंद दिया और मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा निवासी मेहगांव भिंड से, ज्योति यादव भिंड से, भूरे प्रजापति गोरामी भिंड से उनके रूप में हुई है। तो चौथे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उसकी पहचान भी जारी है। लेकिन दुखद ये है कि हादसा हुआ, हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। वैगनार कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि जब टक्कर हुई तो टक्कर के बाद 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक बेहद दुखद ये हादसा सामने आया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो सौरभ हैं वो एग्रीकल्चर का पेपर देकर आगरा से लौट रहे थे और आज सुबह ही पॉलिटेक्निक का पेपर देने जा रहे थे। कार उसी के भाई की थी। ग्वालियर जाते वक्त उसे रास्ते में सवारी मिल गई थी, जिनकी भी हादसे के अंदर मौत हो गई। तो ये दुखद समाचार है ग्वालियर से, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बेहद ही ज़्यादा दुखद। घना कोहरा था, विजिबिलिटी शून्य थी, जिसके चलते कि ये कार सवार जो व्यक्ति थे, जो भी 4 लोग थे, ये शायद ढाबे पे रुकने के लिए उनकी तरफ से गाड़ी को थोड़ा स्लो किया गया, लेकिन जो पीछे ट्रक था उसे शायद लो विजिबिलिटी के चलते, घने कोहरे के चलते और धुंध के चलते कार नहीं दिखी होगी। इसके वजह से ये ट्रक ने जो है वो कार को टक्कर मारी और इसके अंदर जो 4 लोग सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अंदाज़ा आप इस गाड़ी की तस्वीर से लगा सकते हैं और आप देखिए कितने मीटर दूर तक इस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने जो तस्वीरें हैं, ओवरऑल अभी फ़िलहाल पूरे इलाके के अंदर शोक की लहर है और जब इनके परिजनों को इस सड़क हादसे का पता चला तो उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शौक की लहर दौड़ गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से विजिबिलिटी के कम होने के चलते ये हादसे पेश आ रहे हैं। अगर हम इस सर्दियों के सीज़न में बात करें तो बहुत सारे ऐसे सड़क हादसे पेश आए हैं और हाईवे पर या फिर एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलती है हाईवेज़ पर, नेशनल हाईवेज़ चाहे स्टेट हाईवेज़ है, जिसके चलते कि अक्सर इस तरीके के सड़क हादसे पेश आते हैं और खामियाजा भुगतना पड़ता है जो छोटी गाड़ी वाले लोग हैं उनको। इसी बीच में अभी फ़िलहाल विजिबिलिटी के चलते ये सड़क हादसा पेश आया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और बाकी के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जो लोग इसके अंदर मृत थे उनको जो है अभी फ़िलहाल उनकी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद उनके शवों को घर वालों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन पुलिस जाँच में जुटी है कि आखिरकार किन कारणों की वजह से और किन परिस्थितियों के अंदर ये पूरा सड़क हादसा पेश आया। पीएम मोदी 1 फरवरी को पंजाब का दौरा करेंगे। जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला पीएम मोदी जाएंगे और पीएम के दौरे पर विपक्षी दलों की नजर बनी हुई है और प्रधानमंत्री के इस दौरे से साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी आने वाले चुनाव की नींव जरूर रखेंगे। और जहां पर भी चुनाव होते हैं अक्सर आपने देखा बीजेपी की स्ट्रेटजी, बीजेपी की रणनीति होती है, करीब 1 साल पहले ही पीएम मोदी वहां के दौरे करना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी होता है। और 1 फरवरी को पंजाब दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला में पीएम मोदी जाने वाले हैं। पीएम के दौरे पर विपक्षी दलों की नजर बनी हुई है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार में है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में ही बिना किसी विपक्ष के पंजाब में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को जालंधर में पहुंचेंगे डेरे के संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद लेंगे। ये पहली बार है कि सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर पीएम मोदी काशी से बाहर कहीं माथा टेकने जा रहे हैं और पीएम का अंदाज फिर उसी तरह का देखने को मिल सकता है जो कुछ समय पहले आपने देखा जब सिख समाज में वो पहुंचे थे पगड़ी पहनकर। पूरे लंगर में उन्होंने लंगर बांटा था, वितरण किया था और उससे सिख समाज में एक बहुत सकारात्मक संदेश गया था, पॉजिटिव एक मैसेज गया था। और पीएम मोदी इस बार भी जब जाएंगे तो शायद कुछ अलग करके दिखाएंगे, क्योंकि चुनाव भी हैं, चुनाव से पहले एक नींव रखी जानी है, एक आधार बनाना है, स्ट्रेटजी तैयार करनी है। तो पीएम का ये अचानक दौरा ऐसे टाइम पर हो रहा है जब पंजाब के विधानसभा चुनाव में लगभग मात्र 1 साल का ही समय बचा है और चुनाव से पहले 1 साल
बहुत कम होता है, कोई इस समय का पता नहीं लगता। ऐसे में उनके दौरे के धार्मिक के साथ राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। यानी एक तीर के साथ दो निशाने अगर कोई करता है तो वो पीएम मोदी जैसे या अमित शाह जैसे चाणक्य के तौर पर हैं। राजनीति के लिहाज से बंगाल के बाद पंजाब ही बीजेपी के लिए सबसे चैलेंजिंग स्टेट है। वो इसलिए क्योंकि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां वहां पर बीजेपी उतनी सक्रिय भूमिका में नहीं है। पश्चिम बंगाल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, और असम में सरकार में है, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, केरल में है, उसके अलावा कुछ और राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में भी साथ साथ पंजाब के साथ साथ ही होंगे। देखना दिलचस्प है कि इन राज्यों में जहां पर बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है वहां पर कैसे बीजेपी अपने चुनाव का लक्ष्य पार पाएगी। तो बिल्कुल इसी बीच बात अब मौसम को लेकर करेंगे, जहां पर मौसम एक बार फिर से बड़ी करवट लेने वाला है और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं, जिसके चलते मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के बाद जो है वो पूरे प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लोगों के लिए भी अलग अलग तरीके की एडवाइजरीज जारी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए मौसम पिछले दिनों भी बदला हुआ था और मौसम विभाग का सटीक विश्लेषण और उनका जो अनुमान था वो सटीक बैठा था, और उस आधार पर कई राज्यों में बर्फबारी भी हुई। 2-2 से 3-3 फीट तक बर्फबारी जमा हुई। मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड हुई, ओले पड़े, हवाएं चली, और ये नज़ारा दोबारा से देखने को मिल सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। 31 जनवरी से 3 फरवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो पूरा अनुमान के अनुसार 31 जनवरी 1 फरवरी के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 31 जनवरी की दोपहर से घने बादल छाएंगे, उसके बाद शाम तक ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 बार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 31 जनवरी को कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश की संभावना है, और इधर फरवरी को दिल्ली में 1 और 2 फरवरी को दिल्ली में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बारिश की प्रबल संभावना है। मध्य भारत बारिश की चपेट में आ सकता है, लेकिन बात उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों की, जहां पर 1 से 2 फरवरी को उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बिजली, बारिश गिरने और बर्फबारी की चेतावनी भी है। अवलांचेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा 31 जनवरी से 3 फरवरी तक राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, और इसके साथ साथ तेज हवाएं भी चलने की वहां पर उम्मीद जताई गई है। तो मौसम फिलहाल अभी ठीक है। कुछ इलाकों में धूप खिली हुई है, लोगों को हल्की सी राहत ठंड से भी मिली है, और धूप खिलने के बाद मौसम का बैलेंस भी हुआ है। लेकिन अगले कुछ दिन और बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जा सकता है। ये कब तक होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन बारिश जरूर है। ताबिश कमाल है दिल्ली से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। ताबिश, मौसम फिर करवट लेगा और दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा सकता है बारिश को लेकर कुछ दिनों तक। ये माना जा रहा है कि 31 से 2 तक या 3 तक मौसम खराब हो सकता है दिल्ली में। देखिए 31 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के लिए जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में 31 की दोपहर से बताया गया है कि घने बादल छाएंगे और 3 फरवरी तक लगातार रुक रुक करके बारिश होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, और पारा है वो लुढ़क कर नीचे आ जाएगा। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली में आज बहुत तेज धूप निकली हुई है। सुबह से ही तेज चमक की बादलों में, और धूप सुबह से निकली है। लेकिन ये जो धूप है ये मात्र एक दिन के लिए आज के लिए, यानी कल अगर देखा जाएगा कल दोपहर के बाद से फिर दोबारा से मौसम वैसा ही हो जाएगा। पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली के अंदर मौसम बना हुआ था। अगर मौसम की बात की जाए तो 31 तारीख की सुबह को मौसम विभाग का अनुमान है, यानी कि कल सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाएगा और उसके बाद दोपहर तक बादल आएंगे और रात तक बारिश होने की संभावना है। हालांकि 3 अलग अलग दिनों के लिए 3 तरह की जो गाइडलाइन है वो दिखाई गई है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि 31 तारीख को जो पारा होगा वो न्यूनतम 60 डिग्री और अधिकतम 20 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं 1 फरवरी को जो पारा होगा वो न्यूनतम 11 और 13 डिग्री के बीच होगा और अधिकतम 17 और 19 डिग्री रहेगा। 2 तारीख को सेम रहेगा और 3 तारीख को भी इसी तरह का अनुमान बताया गया है। दिल्ली में 2 फरवरी को तेज बारिश की जो संभावना है जताई गई है कि 2 फरवरी जो है उसमें तेज बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी,
साथ ही ठंड बढ़ेगी, ठुठुरन बढ़ेगी। लेकिन और ये जो मौसम है ये 31 तारीख से लेकर 3 तारीख तक इस तरह का रहेगा, जबकि 4 तारीख को मौसम से थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को मिल सकती है। ताबिश, किस तरीके की एडवाइजरीज लोगों के लिए जारी की गई हैं? प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ इंतजाम लोगों के लिए किए गए हैं ताकि इस बारिश में दिक्कत ना हो लोगों को? देखिए, अमूमन जब मौसम में परिवर्तन आता है तो इस तरह का कोई खास मुझे इंतजाम कभी देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि दिल्ली में एक चुनौती बड़ी हो जाती है, समस्या हो जाती है कि जल भराव की जो समस्या है वो पैदा हो जाती है। जल भराव, जगह जगह जल भराव हो जाता है। लेकिन इसकी क्या तैयारी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार करेगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि दिल्ली में बारिश होगी। तो अभी हाल ही में जो बारिश हुई है उससे भी दिल्ली की जनता को थोड़ी दिक्कत हुई, ट्रैफिक जाम देखने के लिए मिला। साथ ही जो नगर निगम के जो नाले हैं बड़े, वहां पर पानी भरा हुआ था। तो ऐसे में अब आगे किस तरह की तैयारियां दिल्ली सरकार नगर निगम करता है, क्योंकि रैन बसेरे जो हैं वो पूरी तरह से वाटर प्रूफ रैन बसेरे नहीं है, और उन रैन बसेरों में अभी भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। कई जगह रैन बसेरों की जो कंडीशन है बहुत खराब कंडीशन है। तो ऐसे में सरकार के पास अब समय है आज का, और कहा जाए तो कल का भी दोपहर तक समय है। तो ऐसे में 1.5 दिन अभी सरकार के पास है। रैन बसेरों की उचित व्यवस्था, नालों की सफाई और पानी की निकासी की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। फिलहाल तो सरकार के पास समय है, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद शायद सरकार को ये समय नहीं मिलेगा। खास तौर से डॉक्टर्स भी सब में कहते हैं कि आप कम ही अगर निकले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बारिश बच्चों के लिए खास तौर से नुकसान देती है। हालांकि इस बारिश का एक फायदा जरूर होता है कि AQI लेवल डाउन हो जाता है, जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हो जाता है। यानी अगर बारिश होगी तो AQI का फायदा रहेगा। तो ऐसे में जहां एक तरफ बारिश थोड़ी चुनौती लेकर के आती है, वहीं राहत भी लेकर के आती है। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। ताबिश कमाल हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन अब बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। गौरव पांडे हैं फोन लाइन पर, संवाददाता हमारे। गौरव, लखनऊ में और लखनऊ के आसपास या पूरा उत्तर प्रदेश मौसम को लेकर फिर से कुछ अपडेट दी गई है मौसम विभाग की तरफ से? कुछ पूर्वानुमान भी जारी किए हैं, और अभी तक जो अनुमान जारी किए थे वो काफी हद तक सटीक भी बैठे? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान था और लगातार इस बारे में कहा जा रहा था कि 29, 30 और 31 यानी कि जाती हुई ठंड जनवरी में एहसास दिलाएगी कि ठंड अभी बाकी है। बिल्कुल वैसा ही मौसम चल भी रहा है। कल देर रात लखनऊ और लखनऊ के आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश के साथ साथ ठिठुरन और बढ़ गई। अब जो मैदानी इलाके हैं उनमें ठंड फिलहाल अब 2 दिन की और फोरकास्ट है, लेकिन लगातार तापमान जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो शीतलहर का इस समय कहर है। लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट दिया है वो 3 दिन का दिया था, यानी कि 29, 30 और 31। कल का मौसम और ठंडा हो सकता है। फरवरी के शुरुआती दौर में मौसम थोड़ा सा खुशनुमा होगा। जी गौरव, किस तरीके से इंतजाम लोगों के लिए किए गए हैं? रैन बसेरे हैं या फिर बाकी की चीज़ें, शेड्स बनाए गए हैं? किस तरीके से इंतजाम लोगों के लिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो इस बारिश के मौसम में? बिल्कुल, देखिए रैन बसेरे तो शुरुआत से ही, ठंड की शुरुआत से ही रैन बसेरों को बनाया गया था। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो उसके क्रम में लगातार कार्य चल रहा था। लेकिन बीच में जनवरी के ही दिनों में बीच में ऐसा हुआ कि दिन में तेज धूप और शाम का तापमान भी जो था वो नॉर्मल रहने लगा। इस कारण कहीं कहीं जो अस्थायी रैन बसेरे थे उन्हें हटाया गया। लेकिन फिलहाल की तरफ अगर बात करें तो जो स्थायी रैन बसेरे हैं, जो सड़कों पर लोग जिंदगी निकालते हैं, उनको वहां पर अभी शिफ्ट किया गया है। और ठंड से थोड़ी बहुत लोगों को जरूर राहत मिलेगी 31 तारीख के बाद से। जी ठीक है गौरव, शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। गौरव पांडे दिल्ली से, माफ कीजिए, संवाददाता लखनऊ से थे हमारे साथ, मौसम को लेकर ये अपडेट दी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक ऐसी खबर की। PT उषा के पति का निधन हुआ है। वी श्रीनिवासन का 67 साल की उम्र में निधन हुआ है। PM मोदी ने PT उषा से फोन पर बात की। एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स रही हैं भारत की और प्रेरणा स्रोत भी रही हैं युवाओं के लिए। PM मोदी ने निधन पर दुख जताए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं PT उषा। PM मोदी ने राज्यसभा सांसद और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा से बात की और उनके पति श्रीनिवासन के निधन पर शोक जताया है। अभी अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये संभावनाएं हैं कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ हो, लेकिन अब PT उषा के पति इस दुनिया में नहीं रहे। जहां पर PT उषा जो कि हमेशा से चर्चित रहे हैं और सिर्फ भारत ही नहीं
पूरे विश्व के अंदर उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन अब ये दुखों का पहाड़ उन पर टूटा है। हालांकि वो एक राज्यसभा सांसद हैं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी है। ये दायित्व वो निभा रही थी, निभाएंगी और अभी भी निभा रही हैं और इन फ्यूचर भी इसी तरीके से दायित्व निभाएंगी, जो उनका काम है, जो लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका ढांढस बंधाया और ये सुनिश्चित किया कि वो इस दुख की घड़ी में पूरा भारत, पूरा समाज उनके साथ है। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी से बात करते हैं तो वो 150 करोड़ जनता के उनके हवाले से बात करते हैं। अकेले प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे 150 करोड़ जनता के उनके दायित्व से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने उन्हें खुद उनसे बातचीत की है और ये पहल की है ताकि वो इस दुख की घड़ी में थोड़ी सी उन्हें जो है वो राहत मिल सके। लेकिन जाहिर सी बात है, उनके पति का निधन होना और वो भी 67 ईयर्स ऑफ एज, ये किसी की जाने की उम्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी पीटी उषा पर ये दुखों का पहाड़ टूट गया है। और उनके पति वी श्रीनिवासन, जिनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी और अपने युवा दौर में थी तब भी भारत का नाम रोशन किया और अभी फिलहाल बहुत बड़े दुख की स्थिति में है वो। लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है और कहीं ना कहीं उनका ढांढस जो है वो बंधाया है कि पूरा देश, पूरा समाज, सभी लोग उनके साथ। एक और खबर है तेलंगाना से, जहां पर 22 छात्र बीमार पड़े, सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामला थोड़ा गंभीर है क्योंकि मिड डे मील खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। सभी 22 स्टूडेंट्स की हालत स्थिर है, ठीक बताई गई है अभी तक। लेकिन सवाल खड़े हो गए। अधिकारियों ने 29 जनवरी को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद करीब 22 छात्रों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक छात्रों ने दोपहर में सांभर और चावल खाए थे और उनके तुरंत बाद उन्हें पेट दर्द और बेचैनी जैसे लक्षण महसूस होने लगे। स्टूडेंट्स को तुरंत इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। बाद में अधिकारी ने यह बताया कि सभी 22 स्टूडेंट्स की हालत स्थिर है और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात कि आखिर मिड डे मील के बाद 22 छात्र अचानक से बीमार क्यों पड़े? क्या वजह रही? खाने में कोई दिक्कत थी या कोई और वजह थी? और ये पहली बार नहीं, मिड डे मील को लेकर कई बार सवाल देश में खड़े हो चुके हैं। कई स्कूलों से इस तरह की खबरें सामने आई है कि मिड डे मील में बनाने में बड़ी लापरवाही बरती जाती है। उस वजह से कई सारे छात्र बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि ये अभी स्थिर है, इनकी हालत स्थिर है और इन्हें जल्द ही वहां से छुट्टी दी जा सकती है। अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली में एलपीएससी माफी योजना को फिलहाल एक्सटेंशन मिली है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने योजना को लेकर जानकारी सार्वजनिक की, पब्लिक डोमेन में लाई। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एलपीएससी माफी योजना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि एलपीएससी माफी योजना को हम पहली और आखिरी बार एक्सटेंशन दे रहे हैं ताकि पूरे सिस्टम को ठीक किया जा सके। जब लोगों तक ठीक रूप से बिल ही नहीं पहुंचा पाएंगे तो लोग इसको देंगे कैसे? अब जब हमारे ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो लोग बिल कैसे भर पाएंगे? 15 अगस्त तक सरकार इस योजना को एक्सटेंड कर रही है। सुनिए सर। 15 अगस्त तक सरकार ने ये फैसला किया है कि एलपीएससी माफी योजना हम इसको केवल पहली बार एक्सटेंशन दे रहे हैं और आखिरी बार दे रहे हैं ताकि पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए, हमारे बिलिंग सिस्टम को ठीक किया जाए। जब लोगों तक हम ठीक रूप से बिल ही नहीं पहुंचा पाएंगे तो लोग उसको देंगे कैसे? जब हमारे ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब लोग अपने बिल को क्लियर कैसे करा पाएंगे? ये सारी बातों को देखते हुए 15 अगस्त तक हमने इस स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं। सरकार मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है।
15 अगस्त तक एलपीएससी माफी योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सारे दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो अपने बिल को क्लियर कराना चाहते हैं, कृपया हमारी योजना का लाभ उठाएं और 15 अगस्त तक इंतजार ना करें। कृपया अपने बिल की जांच करवाएं और उसको जितना हो सके उतना जल्दी क्लियर कराएं। इसके लिए हम हमारे बिलिंग सिस्टम को पूरी तरीके से ठीक करेंगे। हम लोगों का केवाईसी भी करा रहे हैं ताकि पूरा सिस्टम हमारा अपडेटेड हो जाए। हर उपभोक्ता की जानकारी वो हमारे ऑफिस में रहे, उनका मोबाइल नंबर, उनके घर का एड्रेस वो ठीक से मैच हो जाए। अगर कोई घर में जिसके नाम पर उनका कनेक्शन है, उनकी डेथ हो जाती है या वो अपने मकान को शिफ्ट कर लेते हैं, नए लोग आ जाते हैं, तो वो पूरा सिस्टम एक बार अपडेट हो जाए। सरकार ने ये फैसला किया है कि एलपीएससी माफी योजना हम इसको केवल पहली बार एक्सटेंशन दे रहे हैं और आखिरी बार दे रहे हैं ताकि पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए, हमारे बिलिंग सिस्टम को ठीक किया जाए। जब लोगों तक हम ठीक रूप से बिल ही नहीं पहुंचा पाएंगे तो लोग उसको देंगे कैसे? जब हमारे ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब लोग अपने बिल को क्लियर कैसे करा पाएंगे? ये सारी बातों को देखते हुए 15 अगस्त तक हमने इस स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं। सरकार, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। बंगाली परिवारों के पुनर्वास के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कल कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है और कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनको लैंड दी जाएगी, जमीन दी जाएगी। मेरठ से कानपुर देहात शिफ्ट होंगे 99 बंगाली परिवार। हर परिवार को आधा एकड़ जमीन दी जाएगी और ये लीज रेंट के आधार पर पट्टे पर ये जमीन दी जानी है। 30 साल के लिए पट्टे पर ये जमीन दी जाएगी और उनको वापस बसाया जाएगा। योगी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पूर्वी पाकिस्तान यानी अब जो बांग्लादेश से विस्थापित हुए और वर्तमान में मेरठ जिले में रह रहे हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह फैसला पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है। अधिकारियों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से विस्थापित हुए 99 हिंदू बंगाली परिवार लंबे समय से मेरठ जिले की मवाना तहसील के नांगला गोसाई गांव में एक झील के लिए तय की गई जमीन पर रह रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारियों ने बताया कि इन सभी परिवारों को कानपुर देहात जिले की रसूलबाद तहसील के अंदर बसाया जाएगा, जहां पर कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को जानकारी भी दी गई। और जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र को नांगला गोसाई गांव में रह रहे जो तमाम परिवार हैं उनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में ट्रांसफर किया जाएगा और रिहैबिलिटेशन प्लान के तहत कानपुर देहात जिले की रसूलबाद तहसील में इन्हें बसाया जाएगा। तो सुनिए इस दौरान मंत्री ने क्या कुछ कहा है। मेरठ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के संबंध में यह प्रकरण जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से मवाना के ग्राम नगला गोसाई मेरठ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्षों में अन्यत्र रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। ये खास तौर से इनको 4 परिवारों को प्रति परिवार 0.50 एकड़ भूमि आवंटित कर पुनर्वासित किया जाना है। उक्त भूमि प्रीमियम अथवा लीज रेंट पर 30 साल के लिए पट्टे पर निष्पादित किया जाएगा, जिसे 30 साल के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है, जिसको रिन्यू किया जाएगा, यानी 90 वर्ष का होगा। यह भी अपने आप में
जी 0.5 जी। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के संबंध में यह प्रकरण जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।